नमस्कार, मैं सवाल भूमि रोहित शर्मा। जब से नेपाल के युवा, जिसको कि जैन जी कहा गया है, उन्होंने जब से वहां के प्रधानमंत्री, वहां के मंत्रियों को पीट पीट करके मार डाला है, राष्ट्रपति भवन को घुस गया, फिर तोड़ फोड़ किया है, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दिया है, उसके बाद से मोदी सरकार के हाथ पैर फुले हुए हैं। जैन जी का नाम सुनते ही ऐसा कांपने लगते हैं कि लगता है कि मतलब इनको बुखार चढ़ गया है, और इस प्रक्रिया में वो काफी सतर्कता बरत रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने 74 से लेकर के अब तक के चले हुए जितने भी आंदोलन थे, उस आंदोलन का एक समीक्षा करने की कोशिश कर रहा है। यार, एक डरा हुआ शासक ऐसा ही होता है, उसे डर है कि कहीं भारत का भी जैन जी है, कहीं यह नेपाल की ही तरह पीट पीट कर ना मार डाले। स्थिति भारत की अलग हो सकती है, लेकिन परिस्थिति नेपाल से भी बदतर है। यहाँ पर जब कभी भी छात्र आंदोलन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, जिनको भी जैन जी जनरेशन बोल सकते हैं आप, है तो वे लोग पर लाठियां चलती है, आंसू गैस गोले फोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें की जाती है, लड़कियों तक के जो है दुपट्टे खींचे जाते हैं, पिटाई की जाती है। हर तमाम आंदोलन का अंत एक ही है, वो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, पिटाई। चाहे यह आंदोलन बिहार के किसी सड़क पर हो या फिर लद्दाख के किसी कोने में। भारत सरकार ये मानती है कि जो युवा किसी तरह का प्रतिरोध नहीं करते हैं, वही अच्छे नागरिक है। जो कोई अपनी आवाज उठाना चाहता है, अपने हक की बात करता है, वो तमाम लोग देशद्रोही हैं। अभी जो मसला चल रहा है वो है लद्दाख का, जहां पर कि वहां पर सोनम वांगचुक, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक विज्ञानी रहे हैं या साइंटिस्ट रहे हैं, जिनके ऊपर की एक बहुत अच्छी मूवी बनाई गई थी, थ्री इडियट, जिसको आप सभी ने देखा और बहुत पसंद भी लोगों ने किया उनको। आमिर खान निर्देशित और उनके द्वारा ही अभिनीत भी है। तो अब वही सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांग को लेकर के। वे मांग अपनी एक वाजिब मांग जो है गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, और वो डिमांड अपनी अपनी रख रहे हैं इस सरकार के सामने, जिनको कि जैन जी का नाम सुनते ही बुखार चढ़ जाता है, डर लगता है, थर-थर कांपने लगता है। राहुल गांधी जब जैन जी का शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे राहुल गांधी को भी देशद्रोही बोलने का इसको एक स्कोप मिल जाता है, खटखाने लगता है, गोदी मीडिया अपनी जगह हिलने लगता है, कांपने लगता है। बहरहाल एक शांतिप्रिय व्यक्ति जो गांधी को अपना आदर्श मानते हैं, अनशन करते हैं 19 दिनों तक -5 डिग्री टेम्परेचर पर, और उनकी बातें अनसुनी हो जाती है। इसी तरह से गंगा मुक्ति आंदोलन किया गया था, उसमें भी जो है एक जो व्यक्ति थे अनशन किए और अनशन करते करते दम तोड़ दिए, मर गए, लेकिन मोदी सरकार के काम पर जू तक नहीं थी। सवाल है, हर शांति प्रिय आंदोलन को अगर दबाने की इसी तरह से या नकारने की इसी तरह से कोशिश की जाएगी, तो क्या वह आंदोलन माओवादी आंदोलन में तब्दील नहीं हो जाएगा? आज सरकार बोलती है कि माओवादी सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरा पैदा भी इसी ने किया है। अगर उनकी मांग को समय रहते सुन लिया होता अगर, तो माओवादी आज इस तरह से पैदा ना हुआ होता। हर शांति प्रिय, हर सशस्त्र आंदोलन के पहले उसके पृष्ठभूमि में शांतिपूर्ण आह्वान होता है, चाहे वो गांधीवादी तरीके से हो, चाहे वो अनशन के जरिए हो, चाहे वो एक प्रोटेस्ट के जरिए हो। बहरहाल अभी जो लद्दाख में चल रहा है, वहां के भी जैन जी ने एक आंदोलन किया है, बड़ा आंदोलन किया है, और भाजपा के दफ्तर को फूंक डाला है। 4 युवाओं को गोलियों से भून दिया, दर्जनों युवा गोलियों से घायल हैं। मेरे साथ हैं प्रोफेसर चटर्जी, उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये आक्रोश क्यों फूटा और इसके पीछे क्या वजह रही है। श्रोतो जी, बहुत बहुत स्वागत भूमि में है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों का। जी शुक्रिया आपका। श्रोतो जी, आखिर लद्दाख में ऐसा क्या हुआ है जो कि वहां पर जैन जी जो है आंदोलन किए, भाजपा के दफ्तर को फूंक दिए, और आज के अखबार में एक खबर छप रही हुई है तो वहां नेपाली और
कश्मीरी लोग हैं, विदेशी साजिश बताया जा रहा है। इसको आप किस एंगल से देख पाते हैं? देखिए, लद्दाख की समस्या तब शुरू हुई जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 के अनुच्छेद 2 को हटाया गया। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो लद्दाख को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले एक ही हुआ करता था। अब लद्दाख के दो हिस्से हैं, लद्दाख है और करगिल। लद्दाख का जो क्षेत्र है वो बौद्धों का है, करगिल का जो क्षेत्र है वो मुसलमानों का है। ठीक है, तो भाजपा ने 2024 के चुनावी अपने घोषणा पत्र में लद्दाख में अनुसूचित 6 लागू करने का वादा किया था, अनुच्छेद 6, और लद्दाख को स्वतंत्र राज्य देना, तो जम्मू कश्मीर को भी स्वतंत्र राज्य देने का वादा किया था। लेकिन सरकार बनने के बाद मोदी सरकार अपने वादों से पलट गई। लद्दाख की जो लड़ाई है, जैन जी की जो लड़ाई है, उसके पीछे एक फैक्ट मैं दर्शकों को बता दूं। दरअसल ये सरकार की अनुच्छेद 6 में लाने की लड़ाई के, इसको जरा गहराई में जाके समझना पड़ेगा। है क्या कि मोदी सरकार, जैसे कि पूरी दुनिया जानती है, अदानी की सेवा में ही दिन रात लगी रही, क्योंकि अदानी ने ही मोदी को बनाया, वरना मोदी का कोई अस्तित्व या कोई भी है नहीं, कुछ भी नहीं है। मोदी इज नथिंग विदाउट अदानी। तो अदानी के पास एक कंपनी है, अदानी ग्रीन एनर्जी। इस ग्रीन एनर्जी में वो सोलर पावर बनाते हैं। अभी ये गुजरात और राजस्थान में सोलर पावर बना रहे हैं, लेकिन गुजरात और राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया होने के कारण वहां पर क्या होता है, 24 घंटे जितने देर तक धूप रहती है उसमें अधिकांश समय जो फ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो बढ़ जाता है। नतीजे में 2 से 4% टेम्परेचर पीक आवर्स में वहां बढ़ा रहता है। तो टेम्परेचर, सोलर पावर को लेने के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और सूरज की किरणों का विकिरण का जो होता है, साधारण लोग की समझ के लिए बता दूं, विकिरण का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, उसके ऊपर अगर स्तर पहुंच जाता है तो आप सोलर पावर डिराइव नहीं कर सकते। ठीक है, उससे बिजली बनेगी, उसको प्लेट्स का आपका नुकसान होता है। दूसरा फैक्टर यह है कि गुजरात और राजस्थान में जिन एरिया में है, वहां से 400-500 किलोमीटर के अंदर में ही पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो पाकिस्तान का बॉर्डर होने के नाते सैनिक दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और सैनिक दृष्टि से जो क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है वह व्यापारिक दृष्टि से हमेशा ही जोखिम भरा होता है। जैसे युद्ध की स्थिति में कुछ बम तो गिर ही सकते हैं सोलर पैनल्स पर, सोलर पावर तो प्लांट को नुकसान तो हो ही सकता है। तो इसकी चिंता तो अदानी को है, किसी को भी होगी। तब अब वो चाहते हैं कि लद्दाख के क्षेत्र में इसको स्थापित। ठीक है, देखो मोदी सरकार, मोदी अगर सांस भी लेता है, और दूसरी बात मैं नहीं, सांस छोड़ता है या वो चीज छोड़ता है, तो भी उसके पीछे अदानी का स्वार्थ है। इसको अच्छी तरह से लोग समझ ले तो बेटर है। तो मोदी चाहता है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश करके रखा जाए और वहां पर अदानी को खुली छूट दी जाए अपना सोलर पावर एस्टेब्लिश करने के लिए, ग्रीन एनर्जी को एस्टेब्लिश करने। अब सोनम वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साइंटिस्ट है। सोनम वांगचुक 2 चीजों पर इस पर आपत्ति उठा रहा है। पहली बात ये कि अगर स्टेटहुड पूरा नहीं दिया गया लद्दाख को, तो वहां पर ये जो धूर्त कारोबारी है, गुजरात लॉबी है, ये पूरी जमीन का रिसोर्सेस की लूट बचा कर रखेंगे। छोटा सा प्रदेश है, छोटी आबादी है, उनको कंट्रोल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दर्शकों को याद होगा कि अभी अदानी की नजर अंडमान पर पड़ी है, क्योंकि अंडमान में कोई आबादी नहीं है। तो ये अब उन जगहों पर अपने व्यापार को फैला रहा है जहां पर कोई जनता है ही नहीं, ताकि जन प्रतिरोध हो। मणिपुर में ये अपनी उंगली जला चुके हैं। वहां पर लिथियम माइनिंग का इनका सपना खत्म हो गया, क्योंकि कुकी लोग पहाड़ खाली करने को राजी नहीं।
ठीक है, वो सशस्त्र उद्योगों में चले गए, तो इनको घुटने पर आ गए, ये भाग गए। अब बचा लद्दाख, तो लद्दाख में अडानी ग्रीन एनर्जी करेगा, लेकिन वांगचुक को ये पता है कि अडानी अगर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट यहाँ लाते हैं तो उसका असर क्या होगा। लद्दाख से निकलने वाले जो हिमनद है, जिनको हम ग्लेशियर कहते हैं, जो बर्फ की नदी जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे पिघलने लगेंगे जब पैडलिंग आप करेंगे। जब वो पिघलेंगे तो जम्मू कश्मीर बाढ़ में डूबेगा, फिर हिमाचल डूबेगा, फिर पंजाब डूबेगा। इसके एक एनवायरमेंटल कॉस्ट है, एक पर्यावरणीय मूल्य है। इस मूल्य के प्रति वहां की जनता और वहां के जैन जी जो है वो जागरूक, ठीक है। दूसरी बात है कि पर्यावरण की हानि के कॉस्ट पर भी अगर आप लगाते हैं तो एक सोलर प्लांट पे एम्प्लॉयमेंट तो होता नहीं खास, ऐसा भी तो नहीं कि वहां पर हर युवकों को नौकरी मिल जाए। वो तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल का काम है, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, होते 20-25 लोग रहेंगे, वो 1000 मेगावाट का प्लांट चलाते रहेंगे, उनको आदमी की जरूरत ही नहीं है। ये तो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट है नहीं, ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। तो इंडस्ट्री दो तरह की होती है, एक जिसमें पूंजी ज्यादा लगती है, एक जिसमें पूंजी और श्रम दोनों लगता है। जैसे स्टील कारखाना है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें पूंजी और श्रम दोनों समान मात्रा में लगते हैं। कहीं कहीं पर श्रम ज्यादा लगता है, पूंजी कम लगती है। लेकिन जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में क्या लगता है, पूंजी लगती है, श्रम की खपत बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए उनका मुनाफे का मार्जिन बढ़ा रहता है। इसी तरह से जो आपका ग्रीन एनर्जी होता है, सोलर पावर प्लांट होता है, वो लेबर इंटेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है। इसमें रोजगार नहीं बनाता। लेकिन अगर आप ये करते हैं, थर्मल पावर प्लांट करते हैं, तो उसमें पूंजी भी बड़े मात्रा में लगती है और रोजगार भी बड़े मात्रा में सृजन होता है। तो अदानी जैसे दलाल, धंधेबाज, देशद्रोही लोग, ये लोग कभी भी थर्मल पावर में नहीं जाएंगे, आप देख लेना, क्योंकि थर्मल पावर में इनको नौकरी देनी पड़ेगी, इनको क्रिएट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करेंगे, ये चीन से सोलर प्लेट्स को लाकर, पैनल्स को लाकर फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के लिए एक कंपनी को ठेका दे देंगे, वो कंपनी फिट करके निकल गई, अब उसको चलाने की तो कोई जरूरत नहीं है, वो तो स्वतः चालित है। धूप पड़ेगी, पैनल उसको बैटरी में जमा करेगा, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी वो तो ट्रांसमिशन लाइन से जाएगा। तो आदमी की तो जरूरत ही नहीं है ना इसमें। तो लद्दाख के लोगों का लाभ क्या हुआ, न उनको रोजगार मिला, न उनका पर्यावरण सुरक्षित हुआ, न उनकी स्वायत्तता जो है वो अक्षुण्ण में रही। तो वो लड़ेंगे नहीं, तो वो तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सोनम वांगचुक सोनम वांगचुक का जो ये है व्यक्तिगत पक्ष रहा है, सामाजिक राजनीतिक पक्ष रहा है, उसके दो पहलू। पहला तो वो कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अनुच्छेद 2 हटाया जा रहा था, तब ये मोदी के साथ खड़े मिले थे। तो तब ये मोदी के साथ खड़े मिले थे, इसके कहने का मतलब ये नहीं था कि वो कश्मीरी मुस्लिमों के खिलाफ थे। उनका स्वार्थ था कि अगर ये अलग हो गया तो लद्दाख अलग राज्य बनेगा। लेकिन इनके पास चूंकि ये गांधीवादी है, इसीलिए राजनीतिक रूप से विचार शून्य है। गांधीवाद तो एक थोथावाद है ना, इसका तो तो रियलिटी में कोई आधार नहीं है, प्रैक्टिकल कोई आधार नहीं है गांधीवाद का। इनको ये बात नहीं समझ में आई कि आज आप मोदी आपका इस्तेमाल कर रहा है जम्मू कश्मीर के खिलाफ, कल वो आपके खिलाफ आपका इस्तेमाल करे। वही हुआ, ठीक है। तो जी एक सवाल था जी, हाँ पूछिए। एक सवाल था, ये जो अडानी का जो सोलर प्लेट में लगाया जा रहा है, क्या इसी मसले पर अमेरिका में केस हुआ है, ट्रंप ने किया है वहां पर? इसी मसले पर नहीं, देखो अडानी जो ग्रीन एनर्जी है वो पावर उत्पादन करके जो भारतीय कंपनियों को देगी, भारत सरकार की कंपनियों को देगी, तो उनको देने के लिए इन्होंने क्या किया है
21,000 करोड़ रुपया को घूस पावर परचेज एग्रीमेंट करने की, जो पीपीए कहते हैं। ये 21,000 करोड़ रुपए अमेरिकन जो निवेशक है उनके पैसे से, तो अमेरिका में ये करना गैर कानूनी है। तो ये जो इन्होंने जो गुजरात में ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट चला रखा है या राजस्थान में चला रखा है, वहां पर ये कर चुके हैं, तो उसकी पावर की बिक्री के लिए ऑलरेडी ये क्राइम कर चुके हैं, जिसके चलते केस हो रहा है। जो तुम्हारा ये है लद्दाख में है, वो तो होने वाला है, वो आने वाला प्रोजेक्ट है, वो तो हुआ नहीं है, जमीन पर उतरा नहीं है, लेकिन तरीका तो वही है, पैटर्न तो वही है, व्यापार भी वही है। सुब्रत जी, एक सवाल रहेगा, ये जो मोदी सरकार और आज के अखबार में भी एक खबर बहुत सुर्खियों में छाई हुई है कि सोनम वांगचुक को विदेशी पैसे मिलते रहे और यहाँ पर नेपाली या फिर कश्मीरी लोग जो है वहां पर विरोध कर रहे हैं, तो ये कितना सच है और क्या स्थिति इसको? सोनम वांगचुक का जो एनजीओ है वो 1988 से, ठीक है, दिल्ली के पार्लियामेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जितने भी फॉरेन डोनेशन इंडिया में आते हैं एफसीआरए के जरिए, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के जरिए, वो पैसे जमा होते हैं दिल्ली के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्टेट ब्रांच। तो 88 से आज तक आपको पता नहीं चला कि उसके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है? आज पता लगा। आपके विवेकानंद फाउंडेशन जो कि अंधा आंदोलन करके आपको कुर्सी दिलवाया है, उसके पैसे कहां से आ रही है, जरा बता दीजिए। क्या है, मोदी सरकार चोर मचाए शोर की पॉलिसी पर चला, ये जो कुछ भी कहे उसको पूरी तरह से नकार दे पब्लिक कि ये झूठ के सिवा कुछ बोलती ही नहीं, ये क्रिमिनल के सिवा कुछ कहेंगी नहीं। तो सोनम वांगचुक की संस्था में क्या हुआ है, एक अकाउंटिंग एरर हुई, टेक्निकल एरर हुआ। क्या है कि उनको एक बस मिली थी उनकी संस्था को, जो पुरानी पड़ गई, तो इन्होंने उसको बेच दिया, 3,40,000 रुपए मिले। इस 3,40,000 रुपए को कायदे से उनके एफसीआरए अकाउंट में चेक से जमा करना था, इन्होंने गलती से कैश में जमा कर दिया। बस इतना ही केस। ये कहीं नहीं टिकेगा, दुनिया की किसी अदालत में नहीं टिकेगी। लेकिन आपने अदालत का जिक्र किया, एक मिनट सुब्रत जी, आपने अदालत का जिक्र किया, कोर्ट का जिक्र किया, आपने कोर्ट में नहीं टिकेगा, लेकिन मेरा एक कहना है कि कोर्ट अभी जो व्यस्त है, वो जो गौरव भाटिया जो नंगे टीवी चैनल पर चले आए थे और फिर कुर्ते से उसको ढक रहे थे, तो कोर्ट में वो अपील किए हैं कि हमारा वीडियो को हटाया जाए। तो कोर्ट तो उसमें व्यस्त है, कोर्ट इस बात के लिए व्यस्त है कि अडानी पर जो 140 वीडियो बनाए गए हैं विभिन्न पत्रकारों के द्वारा, उस वीडियो को हटाया जाए। तो कोर्ट तो इसमें व्यस्त है, तो कोर्ट को रहा है कि ये रोहित जी, ऐसा है ना, भारत बड़ा देश है, यहाँ पर हजारों अदालतें हैं, एक अदालत में कुछ होता है, दूसरे अदालत में ठीक उसका उल्टा होता है। ये बात भी तो है ना, हर कोर्ट तो एक ही जैसे नहीं है। जिस कोर्ट के बारे में, गौरव भाटिया के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस कोर्ट ने भी तो कहा कि पहले हम पूरी वीडियो देखेंगे फिर इस पर राय देंगे। तो वीडियो में क्या दिखेगा, वही नंगा भाटिया, तब क्या होगा वो अलग बात है ना। अडानी पर हटाने के लिए दिल्ली के रोहिणी कोर्ट का संघीय मजिस्ट्रेट ने कह दिया, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, उस आदेश को निरस्त कर दिया, है ना। तो यहाँ पे कोर्ट्स बहुत है और कोर्ट के स्तर बहुत है। एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तो कोर्ट ही है। इसमें 25-30 पायदान है, अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग अपीलेट अथॉरिटी है। तो हमें देखना पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, देखो कोर्ट से न्याय हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग सवाल है, हमें देखना है कि कानूनी पक्ष क्या है। अब कानूनी पक्ष किसी के फेवर में रहते हुए भी कोर्ट अगर कोई एक गलत जजमेंट देता है कानूनी पक्ष को अनदेखी करते हुए, तो एक कोर्ट की कमी है, उस कानूनी पक्ष की कमी नहीं है।
उस हिसाब से देखो तो सोनम वांगचुक का जो कानूनी पक्ष है वो सच है, सही है। अब कोर्ट उसके अगेंस्ट में जजमेंट देती है तो वो अपील में जाएंगे और क्या करेंगे। जी श्रोतो जी, एक चीज जिस पर की गोदी मीडिया है या जिस पर बोले हो गोदी मीडिया भड़क उठता है, गोदी मीडिया क्यों कहते हैं हमको, लेकिन गोदी मीडिया या अखबार जो मैं देख रहा हूँ आज का, उसमें खबर यही है कि जो लद्दाख में जो भाजपा कार्यालय को जलाया गया, उसमें नेपाली और कश्मीरी की भूमिका रही है। तो नेपाली और कश्मीरी कब से मतलब डराने लगा इन लोगों को, क्या मसला है? अरे भाई, जो हमारे हिंदी अखबार मीडिया ये सब है ना, इन इडियट्स को मालूम नहीं है कि भारत में जो आंदोलनों का इतिहास रहा है उसके पीछे एक एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोफाइलिंग करने की जरूरत बहुत सालों से। मैं इसको जरा दर्शकों को साधारण शब्दों में समझा दूं, ये सब आप लोगों को कोई बताएगा। आज मणिपुर जल रहा है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, लद्दाख बाकी था वहां भी आ गई, ठीक है। ये क्यों जल रहा है? ये किस रेस के लोग हैं? ये सारे रेस मंगोलॉइड हैं। नेपाल भी मंगोलॉइड है, मंगोल रेस है। मंगोलों ने कभी किसी की दासता स्वीकार नहीं की। चीन से लेकर तुम देखो, पूरा जो मंगोल एरिया है वो या तो रूलर रहे हैं नहीं तो इंडिपेंडेंट रहे, वो कभी किसी का गुलाम रहे ही नहीं। तो मंगोल ब्लड जो है एंथ्रोपोलॉजिकली वो तो हमेशा विद्रोही कौम रही है। भारत में सेकंड जो कौम है वो है तुम्हारा पंजाबियों का, हरियाणवी जाटों का। ये ग्रीको रोमन है। अलेक्जेंडर जब भारत छोड़ के गए तो सेल्यूकस को अपनी 12,000 ग्रीक फौजों के साथ यहाँ छोड़ के, ठीक है, वो 12,000 लोग उस जमाने में पॉपुलेशन की ही क्या थी, पूरे भारत में उसका पॉपुलेशन शायद 1 करोड़ भी ना हो। तो उस छोटी सी आबादी में वो लोगों ने शादी की, बच्चे पैदा किए, संसार किया, खेती बाड़ी की, धीरे धीरे अपने आर्थिक संसाधन बनाते रहे, वो यहीं पर बच गए, कोई लौट कर नहीं गया। तो उनके बच्चे जो हुए वो ग्रीको रोमन ब्लड उनमें आ गया। इसलिए तुम देखोगे कि पंजाबियों में के अंदर से भगत सिंह या उधम सिंह पैदा होते हैं, किसान आंदोलन होता है। अब तीसरा रेस जो है वो यूपी, बिहार वगैरह। तो यूपी में खास करके, यूपी क्या है? आर्यन रेस है, आर्यन रेस है यूपी। आर्यन जो है वो मूलतः फासिस्ट रेस है। तभी जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ, तभी इटली में पैदा हुआ, और वो आर्यन सभ्यता की बात करने लगे, ठीक है। इधर बंगाल आधा से ज्यादा बंगाल मंगोलॉइड है, ये विद्रोही कौम है। फिर उधर आप चले जाओ द्रविड़ जो है साउथ इंडिया जो है निग्रॉइड जो है वो विद्रोह नहीं करते, वो स्लेवरी करते हैं। एक मेरे पुराने प्रोफेसर मित्र मुझे कहा था एक बार कि साउथ इंडियंस आर नॉट ओनली स्लेव्स, दे रेवेल इन स्लेवरी। यानी दक्षिण भारतीय लोग सिर्फ गुलाम नहीं होते, गुलामी करने में उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए नारायण मूर्ति जैसा आदमी बोलता है 19 घंटे काम करो। देख लो गुलामी की मानसिकता, करोड़ों उदाहरण। तुमने कभी सुना है दक्षिण भारत में कोई विद्रोह हुआ? केरल वगैरह में थोड़ा बहुत हुआ, त्रावणकोर में थोड़ा बहुत हुआ, वहां के राजा के खिलाफ, वो जमींदारों के खिलाफ लड़ाई हमेशा चलती, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की कोई लड़ाई दक्षिण भारत में विद्रोह के रूप में नहीं आया। बिहार में भी रहा। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है इसको समझो। अब लद्दाख के लोग और नेपाल के लोग, तिब्बत के लोग और उत्तराखंड में भी हिमाचल वगैरह के लोग, उत्तराखंड के, हिमाचल के कुछ हिस्सों के लोग, उत्तराखंड के लोग, ये लोगों में एक मंगोलॉइड ब्लड है। तो ये विद्रोह करेंगे, जब करेंगे तब इनको बोल दिया जाएगा कि अब नेपाली आए थे, चीनी आए थे, फलना आए थे, ढेकना आए थे, तो तुम क्या कर रहे थे? नेपाली अगर वहां घुस गए, नेपाल से गए, तो तुम्हारा गृह युद्ध मंत्री क्या कर रहा था? ये रोकना किसका काम था? तुम्हारा लद्दाख का गवर्नर, संघीय गवर्नर क्या कर रहा था?
आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। ये जातियों का जब विभिन्न भारत में एक संस्कृति रहा है या उसका निर्माण हुआ है, उसका अच्छा आपने बताया चीजों को, जानकारी लोगों के पास बहुत कम रहा था। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा कि दक्षिण भारत का ही हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा जो है और आज जो दंडकारण्य का हिस्सा है, वहां से लोग लगातार लड़ रहे हैं, लगातार वहां पर विद्रोह हो रहा है माओवादियों का। अब मैं उस पॉइंट पर आना चाहता हूँ। हुआ क्या कि जंगल जो जंगल में रहने वाले लोग जो तेलंगाना मूवमेंट में शामिल थे, ठीक है, और जो ये है नक्सल मूवमेंट जहां पर हुआ, उन एरियाज में तुम देखोगे वहां पर प्योर नेग्रोइड लोग हैं, उनमें कोई मिक्सचर नहीं है। जैसे शहरीकरण होने के बाद उनकी लड़ने की शक्ति कुंद हो गई, लेकिन आदिम जनजाति तो लड़ती रही है। स्पाटाकाश कौन था? निग्रो दासी तो था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए निग्रो लड़ते नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं है। नेल्सन मंडेला कौन थे? हजारों हैं, वो लड़े, लेकिन उनके जो पढ़े लिखे तबके हैं, जो सुविधा संपन्न वर्ग है, वो सब दासत्व को स्वीकार करते हैं, यानी व्यवस्था का दास बनते हैं और व्यवस्था को ढोने वाली सरकार का दास बनते हैं। उनमें से जो कुछ एलिमेंट होते हैं, मेरे को इससे बताओ, तेलंगाना से लेकर आज तक जो दक्षिण भारत में नक्सलवाद का इतिहास रहा है, क्या अगर वहां की शहरी जनता उनका साथ दे देती तो आपको क्या लगता है दक्षिण भारत एक अलग राज्य देश ही नहीं बन जाता? बन जाता, क्यों नहीं साहब? तो वर्ग साथ की लड़ाई जो है, वर्ग संघर्ष पे जो चेतना है, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में उभर कर आती है, तब उसमें कुछ लड़ाकू निकल जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने कोई किसी कौम में कोई लड़ाकू कभी होता ही नहीं, होता है। वीर कुंवर सिंह कौन थे? बिहार के तो थे, लड़े ना 80 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसे उदाहरण मिलते हैं। लेकिन एक सामूहिक चेतना की जब बात होती है, वहां पर एंथ्रोपोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की बात है। जो डोमिनेंट चेतना क्या है, डोमिनेंट इस संदर्भ पर हम एक विस्तृत बात करेंगे हम इस मामले पर, क्योंकि ये तो खैर मुखबिर का मसला बनता है। मुखबिर भी बहुत लोग बन रहे हैं, उस पर सवाल करेंगे हम। लेकिन सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा जी, मेरा सवाल रहेगा कि ये जो लड़ाई चल रहा है सदा महसूद का वहाँ पर लद्दाख में, और जेएनजी का जो आंदोलन हुआ, भाजपा के दफ्तर जला दिया गया, भाजपा ने उसके खिलाफ में 4 लोगों को गोली मार दिया, युवाओं को गोली मार दिया, और विदेशी हल्ला कर रहा है, नेपाली और कश्मीरी हल्ला कर रहा है, तो आपको क्या लगता है आंदोलन आपको किस तरह चढ़ जाएगा? नहीं, आंदोलन तो फैलेगा। आप देखो ना, वहां का आंदोलन उत्तराखंड में भी तो आ गया ना। उत्तराखंड में जो पेपर लीक और नौकरी के लिए जो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन उत्तराखंड आ गया है और हिमाचल पहुंचेगा। आग एक जगह से लगनी शुरू होती है और धीरे धीरे फैलती जाती है। ये पूरे देश में फैलेगा, ये पूरे देश में फैलेगा, ये खास करके उत्तर भारत में फैलेगा। कल ही हमारी बात हो रही थी दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका से, तो मैं बोली कि हमारे यहाँ क्यों इतना आंदोलन नहीं होता, आप लोगों के यहाँ क्या होता है? हमने इसलिए कि आप लोग आर्थिक दृष्टि से ज्यादा समृद्ध हो। भरा हुआ पेट आंदोलन थोड़ा करता है। हम लोग क्या नारा देते थे, याद है? जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। बिल्कुल, तो धन्यवाद जी। हम वार्ता को हम यही समाप्त करेंगे, क्योंकि हम आपसे अगले विषय पर बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। ये लड़ाई जो है चलता रहेगा, और लद्दाख से शुरू हुआ, बल्कि यूं कहे नेपाल में जो बड़ी कार्रवाई जेएनजी ने किया है, और जेएनजी का डर मोदी सरकार के हड्डियों में हिरन पैदा कर रहा है। लद्दाख में 4 युवाओं की गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी, और इसके खिलाफ वहां पर जो कुछ भी चल रहा है, अब वो पूरे देश में फैल रहा है। देखना है देश की जनता इसको किस तरह से लेती है और संघर्ष को कहां तक ले जाती है। लद्दाख के युवा भी कहां तक आगे बढ़ते हैं, यह भी एक देखने की बात होगी, और जो भी रहेगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।
समर भूमि रोहित शर्मा चैनल देख के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चीजों को बताया, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। शुक्रिया सभी का। धन्यवाद।